वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि इस वर्ष मानसून सीजन के दौरान धर्मशाला वन सर्कल के तहत 854 हेक्टेयर क्षेत्र में 25 लाख नए पौधे लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कांगड़ा जिला के 100 स्कूलों में इस वर्ष नवग्रह वाटिकाएं स्थापित की जाएंगी। जो आपने बताया कि एक हफ्ते का वन ये महोत्सव शुरू हुआ है, ये एक हफ्ता नहीं, ये एक महीना चलेगा और पूरे विधानसभा क्षेत्र की लगभग हर पंचायत में हमने ये छोटा छोटे कार्यक्रम करने हैं। पिछले साल जब मैं वन मंत्री बना था, मैंने कार्यक्रम शुरू किया था। मैंने हर हिमाचल प्रदेश के हर वार्ड मेंबर को पेड़ भेजे। कोई वार्ड मेंबर नहीं था पूरे हिमाचल प्रदेश में जिसको 50 पेड़ नहीं गए। हर वार्ड मेंबर के यहाँ पे जाके हमने वन महोत्सव का कार्यक्रम कराया। इस बार हमने नया लक्ष्य 100 स्कूलों में नवग्रह वाटिका बनाने का हमने शुरू किया है, जिसमें हमने 100 स्कूल कांगड़ा जिले की भी अडॉप्ट करे हैं। उसकी मैं सूची आपको दूंगा। हमारे भी यहाँ पे 14 स्कूल हैं जिसमें हमने नवग्रह वाटिका लगानी है और 500 स्कूल हम पूरे प्रदेश में इसके अंदर ले रहे हैं, जिसके अंदर हम नवग्रह वाटिका लगाएंगे और घर घर में हर वार्ड मेंबर तक ये पेड़ पहुँचे। ये वन ही हिमाचल प्रदेश की शान है और हिमाचल प्रदेश की जान है। राज्य कार्यकारिणी के निर्णय और प्रदेश सरकार के आश्वासन के बाद जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ ने हड़ताल खत्म कर दी है। इन कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार आने वाले कैबिनेट बैठक में इनके लिए निर्णय लेगी और इन्हें पंचायती राज विभाग या ग्रामीण विकास विभाग में विलय किया जाएगा। राज्य कार्यकारिणी के निर्णय और प्रदेश सरकार के आश्वासन के बाद जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ ने हड़ताल को स्थगित कर दिया है। जेई उमेश ने बताया कि जयराम सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आने वाली कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को लेकर नीति बनाई जाएगी। वहीं नूरपुर ब्लॉक की पंचायत के उप प्रधान सिकंदर ने कहा कि जिला परिषद कैडर कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ली है और अब पंचायतों में कार्य सुचारू ढंग से हो रहे हैं। हमने जो आज काम पर लौटे हैं, 8 तारीख को हमारा जो फैसला राज्य सरकारी तरफ से हुआ था, कलेक्टर महोदय ने लिखित में उसमें आश्वासन दिया कि हम जो हमारे मुद्दे थे उनको हिमाचल प्रदेश की जो कैबिनेट होने वाली है 14 तारीख को उसमें रखे जाएंगे प्रमुखता से। तो उसी के उपलक्ष्य में फिर राज्य कार्य ने जैसे ही डिसीजन लिया कि हम काम पर लौट जाएंगे, उसी के उपलक्ष्य में आज हम भी अपने काम पर लौट आए हैं। और हम इस हड़ताल के दौरान जितने भी हमें समर्थन प्राप्त हुआ राजनीतिक दलों का, चाहे जनप्रतिनिधियों का, प्रधानों का या गैर सरकारी संगठनों का, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर के युवाओं को रोजगार देना, उन्हें नशे से दूर रखना, युवा वर्ग की हर संभव सहायता करना, यही उनका उद्देश्य है, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। यह शब्द हरीश नड्डा ने नैना देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद पत्रकार वार्ता में कहे। वहाँ नैना देवी के दर्शन करने का एक अवसर मिला और यही कामना की कि देश और समाज एक अच्छी दिशा ले और माता हम सबको सद्बुद्धि दे और शक्ति दे कि हम हिमाचल को, देश को एक अच्छी दिशा दे सके। चेतना संस्था दिव्यांगों के लिए बहुत वर्षों से काम करती आई है। मैंने युवा होने के नाते चेतना संस्था को युवाओं से जोड़ने का एक प्रयास किया है। युवा आज की समय में हमारे देश का एक अहम हिस्सा है और युवा देश है हमारा। तो युवा सही दिशा में रहे, अच्छे काम में जुटे, तो इसके लिए एक मुहिम चलाई है जिसमें हम युवाओं के लिए कुछ कार्य करते आए हैं और आने वाले समय में हम और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश HRTC परिचालक संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर बैजनाथ में भी परिचालकों द्वारा काले बिल्ले लगाकर रोष लगातार जारी है, जिसके चलते सोमवार को बैजनाथ बस स्टैंड पर परिचालकों ने गेट मीटिंग कर मांगों को मनवाने के लिए जमकर नारेबाजी की। हिमाचल प्रदेश HRTC परिचालक संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर बैजनाथ में परिचालकों द्वारा काले बिल्ले लगाकर रोष लगातार जारी है। संघ के प्रधान ने कहा कि वर्ष 2006 से पहले HRTC में कार्यरत परिचालकों को क्लर्क के समक्ष ग्रेड पे मिलता था, लेकिन बाद में उसे बदला गया, जिससे परिचालकों को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार और HRTC प्रबंधन से मांग पर गौर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 12 जुलाई तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे की रणनीति शिमला में तय करेंगे। साथियों, हमने निगम प्रबंधन और सरकार को 12 तारीख तक अल्टीमेटम दिया हुआ है हमारी मांगे मानने के लिए और आज 11 तारीख है।
12 तारीख तक अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो 12 तारीख हम शिमला जाके सारा अगली रणनीति बनाएंगे कि हमें क्या करना है। अगर सरकार इसी तरह हमारे मुद्दों में अड़ी रही तो हम आगे की कार्रवाई करें 12 तारीख के बाद शुरू करेंगे। आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग है कि हमें जो शेयर पहले मिलता था क्लर्क के बराबर वही दिया जाए, न कि हमारी कैटेगरी को अलग कर दिया जाएगा। गिरिपार जनजाति क्षेत्र मामले के मद्देनजर नाहन में गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण मंच के बैनर तले विभिन्न दलित संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। इन संगठनों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि गिरिपार इलाके को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के बाद दलितों से जुड़े अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। दलित शोषण मुक्ति मंच के सिरमौर जिला संयोजक आशीष कुमार ने कहा कि गिरिपार क्षेत्र को अगर जनजाति क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है तो इसे लेकर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को संशय है कि यहां उनसे जुड़े कई विशेष अधिकार खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ज्ञापन भेजकर मांग की जा रही है कि जनजाति क्षेत्र घोषित होने के बाद भी SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को बरकरार रखा जाए। साथ ही यह भी मांग है कि पंचायती राज के चुनावी प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाले आरक्षण को भी बरकरार रखा जाना चाहिए। गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण मंच का कहना है कि इस क्षेत्र में आधुनिक जाति वर्ग के लोगों के साथ उत्पीड़न के कई मामले सामने आते हैं। ऐसे में यहाँ मुख्य रूप से ST एट्रोसिटी एक्ट का बरकरार रहना आवश्यक है। लेकिन जो ये 154 पंचायतों का जो संवेदनशील मसला है, इसमें समझने की ये जरूरत है। हमें किसी क्षेत्र के जनजातीय होने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात से है हिमाचल प्रदेश ही पूरे भारत के अंदर एक ऐसा प्रदेश है जहां ट्राइबल के अंदर जातियां विद्यमान है। और अभी किन्नौर के अंदर हमने एक RTI लिया है, उसमें साफ जो जिलाधीश किन्नौर है उन्होंने कहा है कि किन्नौर कास्टलेस सोसाइटी नहीं है। उनका इसका मतलब यह हुआ कि वहां जातियां आज भी विद्यमान है। जहां कास्टलेस सोसाइटी नहीं है वहां तो आप जनजातीय क्षेत्र की मांग को जायज कर सकते हैं, लेकिन जहां कास्टलेस सोसाइटी है वहां जाति के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है। तो सरकार को, चाहे केंद्र सरकार को, चाहे RGI को इस बात को मद्देनजर जरूर रखना चाहिए कि अगर वो एट्रोसिटी ट्राइबल किसी क्षेत्र को कर रहे हैं तो जो वहां की 40% आबादी है SC के लोग हैं, OBC के लोग हैं, उनके अधिकारों के संरक्षण के विषय में भी सोचना होगा। 1942 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा किरतपुर न्याशौक फोरलेन कार्य अब दोबारा से शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कार्य पर रोक लगाने के बाद सारी जांच पड़ताल की गई और अलाइनमेंट में किए गए बदलाव को दोबारा से दुरुस्त करने पर इसको शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद एक बार फिर से किरतपुर न्याशौक फोरलेन का कार्य वन भूमि में शुरू कर दिया गया है। बिलासपुर DFO अवनी राय भूषण ने बताया कि इस कार्य में अलाइनमेंट चेंज करने की शिकायत सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी। ऐसे में इसकी सारी जांच करने के आदेश वन विभाग को जारी किए गए। ऐसे में वन विभाग ने सारी जांच की और अलाइनमेंट में बदलाव की शिकायत सही पाई गई थी। अलाइनमेंट के दोबारा से दुरुस्त किया गया और सुप्रीम कोर्ट को इसकी फाइल रिपोर्ट भेजी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कार्य को हरी झंडी मिली है और वन भूमि में इसका कार्य दोबारा से शुरू हो गया है। कैंची मोड़ से भवाना तक मौजूदा 5 टनलों में से 2 की खुदाई पूरी हो चुकी है। 3 टनलों का निर्माण जारी है। टनल नंबर 1 कैंची मोड़ में है, इसकी लंबाई 1800 मीटर है, इसके दोनों छोर मिल चुके हैं। टनल नंबर 2 बागशाल में है, इसकी लंबाई 465 मीटर है, इसका 72 मीटर का निर्माण कार्य शेष है। ये जो बिलासपुर जिले में किरतपुर से नेरचौक का 4 लेनिंग का काम चला हुआ था, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रोक लगा दी गई थी क्योंकि इसकी अलाइनमेंट चेंज करने की कंप्लेंट आई थी, जो कंप्लेंट सही पाई गई थी। तो उस बेसिस पे इसका काम रोक दिया गया था। अब दोबारा इसका FCA केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव होकर सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी प्राप्त करके आ गया है और इन्होंने दोबारा अपना काम फॉरेस्ट एरिया में भी शुरू कर दिया है, तो जिसमें टनलिंग का काम है, कटिंग फिलिंग का काम है। इसमें अभी कोई भी पेड़ों का कटान नहीं है क्योंकि जो पेड़ कटने थे वो पहले कट चुके थे। तो अभी कॉन्ट्रैक्टर जितना जल्दी इसको खत्म कर दे उतना सबके लिए अच्छा होगा। विश्व जनसंख्या दिवस पर प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सोलन में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को जनसंख्या नियंत्रण और नशे के बारे में भी जागरूक किया गया। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल डे के रूप में मना रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि आज पूरे विश्व के अंदर बढ़ती हुई जनसंख्या
8 अरब से ऊपर हो चुकी है, जिस कारण से हर जगह देखो तो भीड़ ही भीड़ हो रही है, अव्यवस्था जो है वो बढ़ती जा रही है। और उसके लिए विशेष रूप से ये आज कार्यक्रम रखा गया है ताकि हम इस पर कंट्रोल कर सकें और लोगों को जागृत कर सकें, और जो जागृत है वो औरों को जागृत कर सकें, ताकि हमारे देश और हमारे विश्व की व्यवस्था ठीक रीते से चल सके। जिला किन्नौर में सुबह हल्की बारिश के चलते टाकरी समीप पागल नाले में अचानक मलबा आ गया, जिसके चलते राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 बाधित हुआ। ऐसे में इस मलबे की चपेट में कुछ छोटे वाहन भी आए हैं, जिसे मलबे से बाहर निकालने में सेना के जवानों ने मदद की और छोटे वाहनों को जवानों ने मलबे से बाहर निकालकर लोगों की मदद की। पागल नाले में गिरे मलबे ने नेशनल हाईवे 5 को पूरी तरह से बाधित किया और इस मलबे की चपेट में आए वाहनों की सवारियां बिल्कुल सुरक्षित है। पागल नाले में मलबा गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में प्रशासन द्वारा पागल नाला समीप सड़क के दोनों किनारों पर आवाजाही को रोक दिया गया है, ताकि मलबे की चपेट में आने से किसी के जान माल का नुकसान न हो। जिला के पागल नाला में हल्की बारिश के बाद सुबह करीब 6:30 बजे नाले में मलबा आया है। ऐसे में मौके पर लोगों ने सतर्कता बरतते हुए वाहनों को एक जगह खड़ा कर दिया, लेकिन कुछ वाहन सड़क पार करते हुए इस मलबे की चपेट में आए थे, लेकिन गनीमत रही कि किसी को जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बता दें कि जिला में अब बरसात के बाद नदी नाले उफान पर रहते हैं। ऐसे में कभी भी जिला में पहाड़ों से भूस्खलन के साथ नदी नालों में बाढ़ की संभावनाएं बनी रहती है। ऐसे में प्रशासन ने पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है, ताकि किसी तरह का नुकसान न हो। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।